हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग कंप्लीट एक सीरीज चलाएंगे जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसी के अगले जो वीडियो में आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स पार्ट 2, जहां पे हम अपवर्तन की बात करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, थोड़ा शेड्यूल भी व्यस्त है मेरा, तो इसलिए थोड़ा रेगुलर नहीं आ पा रहे, पर मेरी कोशिश है कि आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाए जाए। ठीक है, और यही कोशिश में रिकॉर्डिंग चल रही है, दिन में रात में जब भी मौका मिलता है, और जैसे जैसे पॉसिबल होता है आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। अपन सवाल से बात करते हैं, आगे चर्चा करते रहेंगे। पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को तारे झिलमिलाते प्रतीत होते हैं, इसके बारे में कहा जा सकता है। ठीक है ना, कोई तारे क्यों झिलमिलाते हैं, ट्विंकल करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको कि टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द स्टार्स appear द स्टार्स appear टू ट्विंकल, दिस कैन बी ascribed टू। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको समझना है। ऑप्शंस की बात करें, तारे सतत प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, ये तो गलत है, क्योंकि वहां से कंटिन्यूसली एनर्जी तो एमिट होती है ना। क्या लिखा हुआ है कि दैट द फैक्ट दैट स्टार डू नॉट एमिट लाइट कंटिन्यूसली, गलत है। स्टार तो कंटिन्यूसली लाइट को एमिट करता है, क्योंकि वहां पर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। प्रोसेस का नाम क्या है? न्यूक्लियर फिजन, या इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, जिसके कारण वह कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करते हैं? अमिट करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, तारों के प्रकाश का उनके वातावरण द्वारा बार बार, ना ना, वातावरण उसको क्यों अवशोषित करेगा? फ्रिक्वेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार लाइट बाय देयर ऑन एटमोस्फियर, वो नहीं, स्टार्स खुद एनर्जी कभी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड, तारे के प्रकाश का पृथ्वी के वातावरण द्वारा अवशोषण, ना भाई, एयर क्यों इसको अवशोषित करेगी? फ्रिक्वेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार लाइट बाय द, एक तो अर्थ एटमोस्फेयर, एक खुद का एटमोस्फेयर, दोनों ही चीजें गलत है। लास्ट ईरा, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द अर्थ एटमोस्फियर, मतलब अर्थ का जो एटमोस्फियर है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बदलता जाता है। अपवर्तनांक क्या है? बदलता है। क्यों अपवर्तनांक बदलता है? क्योंकि पृथ्वी के वातावरण के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी बदलती है। वातावरण की क्या बदल रही है? डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? बदलता है। घनत्व बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो क्या होगा? बदलेगा। तो ध्यान रखना, घनत्व या डेंसिटी में चेंज के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा सवाल था, थियोरेटिकल सवाल था, पर समझने जैसा सवाल था। बहुत बार ये एब्जॉर्प्शन वाला करके आता है, ये नहीं होगा, गलत है। कोई भी वातावरण लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ध्यान रखना। एब्जॉर्ब इतना नहीं है कि उससे एब्जॉर्प्शन के कारण वो फ्लैक्स, देखो लाइट एब्जॉर्ब कर ली वातावरण ने, चलो ले भी ली, तो उससे ये नहीं होगा कि तारे की है ना, वो क्या बोलते हैं, वो टिमटिमाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। टिमटिमाते क्यों है? क्योंकि जो पाथ है ना, वो क्या होता है? चेंज होता है। कि जब लाइट एंटर करती है ना एटमोस्फेयर में, इसका पाथ क्या होता है? चेंज होता है। क्यों चेंज होता है पाथ? क्योंकि जो म्यू है ना मीडियम का, वो कंटिन्यूसली बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि डेंसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। ये लिखा है मैंने, डेंसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। तो ये सिंपल सा पहला सवाल था। आगे बात करते है ना। यूनिट डायमेंशन का जो सेकंड पार्ट मैंने अपलोड किया था, उसमें नीचे पीडीएफ नहीं थी, क्योंकि वो पीडीएफ स्किप हो गई थी, थोड़ी सी डिलीट हो गई थी, उसको मैं रिट्रीव नहीं कर पाया। पर वो आप वहां से कर लेना, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक आध उस वीडियो में पीडीएफ नहीं थी, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेना, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न होता है, जाती है, तो परिवर्तन होता है। कि लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो क्या बदल रहा है, वो हमको पूछ रहा है। इंग्लिश में देख लो, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ऑफ विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, एक से दूसरे में गया जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, तो अपने को ध्यान रखना क्या बदलता है। तो देखो, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। देखो, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज।
फ्रीक्वेंसी आवर्ती कभी भी चेंज नहीं होगी। और आपको पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। आपको पता है वेलोसिटी तो चेंज होती है, जब कोई एक से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। अब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब देखो ये फ्रीक्वेंसी गलत हो गया, गलत हो गया, गलत। तरंग दैर्ध्य तथा वेग, क्या आंसर होगा, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ और वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, न्यू लैम्डा या v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय टी, एक ही बात है। ये आप एक बार अच्छे से क्या करना, देख लेना। तो ये अपना ध्यान रखना, चेंज क्या होता है, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। देखो सवाल की बेसिक्स लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो तो सवाल करने में आपको मजा आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लगभग 13 एक या 12 एक सवाल मेरे पास है। किसी पदार्थ में एक प्रकाश की आवृत्ति है और तरंग दैर्ध्य है, अपवर्तनांक पूछा है। क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी, हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू यूज करते हैं, आवर्ती। और वेवलेंथ कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है C/Vm। क्या होता है, C/C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश का वेग। और कितना होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Vm हमको पता नहीं, Vm निकाल सकता हूं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, V बराबर न्यू इंटू लैम्डा, अभी जस्ट बताया। न्यू कितना है, न्यू है 4 इंटू 10⁻14 और ये है 5 इंटू 10⁻⁻7, हो जाएगा 20। 10 की घात कितनी रह जाएगी, 7, 14 में से 7 गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है म्यू एम। क्या निकालना है, म्यू एम, इधर कर देते, ठीक है। क्या निकालना है, ये हमारा v आ गया, इस v को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, म्यू एम बराबर 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁸। ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1.5। और ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, 1.5। कितना आ जाएगा आंसर, 1.5 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हम इस तरह से इसको करेंगे। एक बार आप देख लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तब तक। समझ लेना, सवाल को अच्छे से देख लेना। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पारदर्शी आयताकार गुटके का अपवर्तनांक √2 पर प्रकाश किरण आपतन कोण 45 पर आपतित होती है। परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के मध्य कौन होगा, JEE 2010। क्या बोला है, देखो इधर, A ray of light strike a transparent rectangular slab of refractive index √2 at an angle of incidence of 45. The angle between reflected एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब समझना, एक डायग्राम बनाता हूं पहले मैं, थोड़ा डायग्राम बना के हम लोग चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं।
ठीक है, अब थोड़ा नॉर्मल बना लेते हैं ये ऐसा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2। अब ये बाहर तो क्या एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ये, और ये मीडियम है। एक लाइट रे एंटर किया, एक लाइट रे क्या कर रहा है, एंटर कर रही है, क्या कर रही है, एंटर कर रही है ऐसे, ये लाइट रे। ठीक है, ये लाइट रे क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और एंगल कितना है, 45, यस। अब जब भी बाहर कैसा है, रेयरर मीडियम है, रेयरर का मतलब होगा विरल, और अंदर कैसा मीडियम है, डेंसर, डेंसर का मतलब है सघन। तो क्या होगा, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, क्या हो जाएगी, झुक जाएगी ऐसे, ये ऐसे हो गई। अंडू यहां से एकदम यहां से लेते, यहां पर हमें बोला है, और एक तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके बैक चली जाएगी ये। ठीक है, ये जो है वो कैसी है, रिफ्लेक्टेड, या इसको बोलते हैं परावर्तित, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना परावर्तन व अपवर्तन साथ में होता, और ये आ जाएगी अपवर्तित, या इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड। हमें बोला है ये एंगल कितना होगा ये, अब मुझे बताओ ये तो कितना है, 45, क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। ठीक है, अब ये I, ये R, ये निकालते हैं R, ये कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। ये 45, ये तो 45 है, मैं इसकी बात करता हूं। तो आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, किसका लॉ, स्नेल का नियम या स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। अब μ1 इंटू साइन आई, μ1 कितना है, ये 1 हो गया, इसको ले लिया मैंने 2, कितना हो गया 1 इंटू क्या है साइन 45, μ2 कितना है 1/√2 इंटू साइन आर। ये क्या हो जाएगा बच्चा, 1 इंटू साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 बराबर 1 साइन आर। इसका मतलब ये √2 क्या हो गया, कैंसिल, साइन आर बराबर 1, इसका मतलब आर कितना हो गया 90। इसका मतलब ये ऐसे नहीं जाएगी, ये रे ऐसे नहीं जाएगी, ये जाएगी कैसे, ये इस दिशा में न जाके ऐसे जाएगी, ये है ना, ये ऐसे जाएगी। तो ध्यान रखना ये कौन कितना, ये वाली गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। इसको मैं क्लियर कर दूं, हाँ रबड़ किधर गया, हाँ इरेजर, इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। इस लाइन को मैं डिलीट, ये ना, ये जो लाइन है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, आपको इसको क्या करना है, इस चीज ये नहीं होगी। अब लाइन कौन सी होगी, अब आपकी लाइन ये वाली होगी। इसका मतलब समझना, इस चीज को अगर मैं बनाऊं ना वापिस, तो आप ऐसे मान के चलें कि ये जो स्लैब है ना, और ये हमारा नॉर्मल है, समझ लो। जब मैंने कैलकुलेट किया तब पता चला ये इंसिडेंट रे है ना, तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट है आपतित, और एक ये जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये है परावर्तित, और ये क्या है, ये है अपवर्तित। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। तो इसका मतलब क्योंकि हमने कैलकुलेट किया, हमारा आर कितना आया 90, सीधा μ1 इंटू साइन आई μ2 इंटू साइन आर। देखो इंसिडेंट एंगल कितना है 45 है। अब यूज करो सेम चीज, μ1 साइन आई μ2 साइन आर, साइन 45 1/√2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। इसका मतलब आर कितना आ गया 90। इसका मतलब हमें पूछा ये वाला एंगल, ये 45 है, ये 45 है, तो ऑटोमेटिक ये भी कितना होगा 45। हमारा आंसर क्या होगा 45, 45। तो आंसर
क्या बोला? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 75, 90, 105, 120। ये कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रूट, ओ हो, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। ये म्यू2 कितना है? एक छोटी सी गड़बड़ कर दी बच्चा लोग मैंने यहाँ पर, ये है ना, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग ले लिया, ये रूट 2 है। ये क्या है? सारी कैलकुलेशन लोचा हो गई। ये रूट 2 है बेटा, थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, इसको पूरा हमें क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सारी। ये हो जाएगा 1 × 1/√2, √2 इंटू साइन आर। ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 1/2 बराबर साइन आर। तो आर बराबर साइन में कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। तो आर कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो ये जो है ना बच्चा, ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल आएगा 30। कितना आएगा? 30। ये 45 हमको निकालना है, ये वाला। तो देखो 180 में से क्या करो? 45 + 30 घटा दो, तो 180 - 75 क्या होगा? 105। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 105 आएगा। तो ये छोटा सा है ना, ये आप थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा ही क्लियर कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको वो मेरी थोड़ी सी उसको मैंने गलत एज्यूम कर लिया था, इसको मैंने 1/√2 लिख लिया था। √2 है, सॉल्व करने पर 30 आया। अब ये 30 है, ये 45 है, तो ये वाला कितना होगा बच्चा लोगों? ये होगा 105 डिग्री। देखो गलतियां हमसे भी होती है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं है, होती है कैलकुलेशन में बहुत बार। हम ये एक्चुअली लिखने में दिक्कत होगी, बहुत बार ये होता है बेटा एग्जाम में जब आप करते हो ना, एग्जाम के अंदर नॉर्मली बिना एग्जाम के भी बहुत बार ऐसी गलतियां होती है, तो उसको थोड़ा सा कोई नहीं होगी, पर हमें सीखना है, गलतियां कर करके सीखेंगे। हम भी करते हैं कभी कभी, पर ये मिस्टेक्स थोड़ा देखने में हो गया, मैंने इसको 1/2 कर दिया। अगर ये 1/2 होता तब मेरा ये आंसर करेक्ट था, पर ये √2 था, 1/√2 नहीं था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, एक बार देख लो वापिस सवाल को, एक बार पूरी चीज को समझ लो। स्नेल्स लॉ यूज किया यहाँ पर, ये हो गई अपवर्तित, ये हो गई परावर्तित, इनके बीच में ये वाला कोण हमको ज्ञात करना था। ठीक है ना, ये अपना आ जाएगा 105 डिग्री, यहां से निकाल देंगे कोण या एंगल, पूरा 180 है, कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर मोटी एवं 3.2 अपवर्तनांक वाली कांच की पट्टिका को एक कागज पर बने स्याही के चिन्ह पर रख दिया जाता है। एक व्यक्ति चिन्ह से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई से पट्टिका से होकर इसको देखता है। इस चिन्ह की दूरी प्रतीत होगी। ध्यान रखना, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं सवाल को। A glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 3/2 is placed on ink mark on a piece of a paper. For a person looking at the mark at distance 5 centimeter above it, the distance of the mark will appear to be. देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास इस प्रकार की एक छोटी सी कांच की क्या है? पट्टिका है। छोटी सी कांच की क्या है? पट्टिका है ऐसी। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? ये है 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ हमने एक चिन्ह रखा है और हम यहाँ से देख रहे हैं उसको। कहाँ से देख रहे हैं? इधर से। यहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ये जो हाइट है ना कंप्लीट, ये कितनी है? 5। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 है। अब वो बोल रहा है कि ये कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द मार्क विल बी अपीयर, मतलब कि जो है ना चिन्ह की दूरी कितनी प्रतीत होगी, ये हमको क्या करना है? समझना है। ये हमको तो ध्यान रखना यहाँ पर है कि मार्क की दूरी कितनी प्रतीत होगी, ये हमको क्या करना है? समझना है, ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। देखो ऐसा, अब ये क्यों होगा? क्योंकि अब ये ग्लास है, इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है? 3/2 गिवन होगा आई थिंक क्वेश्चन में, नहीं गिवन है पर हमें 3/2। ठीक है, और बाहर एयर है,
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। ठीक है, ये हमको ये ध्यान रखना है। अब आप इसको ऐसे समझें कि जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ध्यान रखना, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं आप लोगों के लिए पूरा, म्यू जहां पर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल दो या वस्तु बोल लो, और दूसरा म्यू जहां पर क्या है ऑब्जर्वर, या इसको बोल सकते हैं प्रेक्षक। मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां वस्तु है और उस मीडियम का जहां पर ऑब्जर्वर है, ये होती है रियल डेप्थ या हाइट, रियल डेप्थ या हाइट, या बोल सकते हैं वास्तविक, वास्तविक डेप्थ, गहराई या ऊंचाई, ऊंचाई भी ले सकते हैं गहराई भी, मैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। और एपेरेंट डेप्थ या हाइट, आभासी गहराई या ऊंचाई। अब ये एक फॉर्मूला हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इससे हम कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसको ध्यान रखना है। अब कैसे यूज करेंगे वो हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं पूरी चीज को। देखो अब मुझे बताओ, यहां देखो वस्तु जिस मीडियम में, ये यहां पर है ना, ये ग्लास, इसके नीचे तो ये मान सकते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, म्यू ग्लास, और कहां से देख रहे हैं, म्यू एयर। ठीक है, और ये कितना है, ये रियल डेप्थ कितनी है 3, और ये हमको पता नहीं, मैंने कितनी मान ली, x मान ली, ये 3, ऊपर वाली 2 तो वो तो चेंज होगी नहीं, चेंज होगी कौन सी, ये 3 होगी। अब ग्लास का कितना है 3/2, एयर का कितना, एयर, एयर का कितना होता है 1, 3/x। अब मुझे देखो यहां से 3/2 x बराबर क्या आएगा 3, x बराबर क्या आएगा 2, क्योंकि 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब अब ये डेप्थ कितनी हो गई, अब इसको है ना, ये मार्क है ना, इसकी जगह यहां दिखाई देगा, ये रियल में है, ये जो है वो क्या है रियल है, दिखेगा कहां, इधर, ये है एपेरेंट, या इसको कहेंगे आभासी। तो अब ये दो ऊपर वाली दो, टोटल डेप्थ कितनी हो गई, कुल गहराई कितनी हो गई, कितनी हो गई 2 + 2 कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखो कहीं 4 है, बिल्कुल 4 है, ये हमारा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, रियल और अपेरेंट। अब अगर यहां पर समझो, यहां से एक चीज और आपको बता सकता हूं कि अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर है ना, जैसे एक मैं बोल रहा हूं म्यू ऑब्जेक्ट, म्यू ऑब्जेक्ट जहां पर है ग्रेटर देन म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब है प्रेक्षक और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है वस्तु, इसका मतलब है वस्तु और ये प्रेक्षक देखने वाला। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ज्यादा है तो लिख सकते हैं कि रियल डेप्थ, जो वास्तविक गहराई होगी, रियल मतलब वास्तविक, वो हमेशा आभासी से क्या होगी, मतलब वास्तविक गहराई ज्यादा होगी, आभासी गहराई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वास्तविक गहराई क्या होगी, ज्यादा होगी, और आभासी गहराई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां यही तो हुआ, क्योंकि है ना क्लास में था, तभी तो हम जब कोई है ना पानी देखते हैं तो पानी का जो तल होता है ऊपर दिखाई देता है, ग्लास में कोई चीज हमेशा ऊपर दिखाई देती है। और अगर इसका उल्टा चल जाए, म्यू ऑब्जेक्ट लेस देन म्यू ऑब्जर्वर, जैसे हम स्टार देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, उस केस में क्या होगा, रियल जो होगी डेप्थ या हाइट, रियल डेप्थ या हाइट, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एपेरेंट डेप्थ या हाइट क्या हो जाएगी, एपेरेंट का मतलब आभासी,
देखो दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, मैं सब लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो इसलिए तो क्या होता है, स्टार्स जो होते हैं ना, तारे, वो वास्तव से भी दूर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखने वाले सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में, और तारे जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में। यही चीज तो यहां बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट है, अगर वो मीडियम ज्यादा डेंसर है तब तो डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ऑब्जर्वर वाला मीडियम, प्रेक्षक वाला मीडियम ज्यादा सघन है, उस केस में क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझना, कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो है, ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट सिंपल सी बात है कि जहां पर ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां ऑब्जर्वर है उसकी अगर डेंसिटी ज्यादा है, देखने वाले की, मीडियम की, जहां मीडियम में व्यक्ति खड़ा है उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उस केस में हाइट या डेप्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह आपको एक सिनेरियो क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक ये 16 नंबर पेज को पहले डिलीट कर देता हूं, ये एक्स्ट्रा है ना, ऐसे ही। अब आ जाते हैं 17। अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश किरण मुड़ जाती है, क्योंकि दूसरे माध्यम में। In refraction, light waves are bent on passing from one medium to second, because in the second medium the frequency is different, the coefficient of elasticity is different, speed is different, amplitude is smaller. क्या ऑप्शन है? आवृत्ति भिन्न होती है, प्रत्यास्थता गुणांक, चाल, आयाम। आपको पता है रिफ्रैक्शन का मेन रीजन क्या है? चाल। वेग में परिवर्तन, चाल में, स्पीड में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मेन रीजन है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, स्पीड क्या करती है, वेरी करती है। सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ठीक है ना, समझ, देखो सारे तरह के क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट कुछ हार्ड, कंपटीशन एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन मिलता है बच्चा। आप ये नहीं कि यार हार्ड भी नहीं है, सरल है, सरल, इतना सरल भी आता है, बिल्कुल सरल भी आता है, हार्ड तो बहुत हार्ड भी आता है, सब तरह का क्वेश्चन आता है। आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। और इसके लिए मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा इसको आप करोगे, वो क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है काफ़ी लोग मुझे इस सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियोस कंटिन्यूसली क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। देखते रहें इसको, इसको देखोगे डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या होगा, ये लाइट रेज इस तरह से बैंड होती होती निकल रही है, ठीक है। सिंपल, द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 μ4 इस तरह से चल रहा है। और क्या बोला है, ए बी और सी डी ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। तो आपको पता है पैरेलल होगा, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का होगा वही किसका होगा, 4 का। ये तो आप पढ़ चुके हो ना, आपने पढ़ा था स्लैब वाला। ये हो गया पहले, ये ऐसे चली गई, फिर ये ऐसी हो गई, और ये आपस में हमेशा दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब ये मीडियम और ये मीडियम सेम ही है, नहीं है। इसका मतलब μ1 इक्वल्स टू क्या हो गया, μ4, या μ4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, μ1। तो क्या आंसर हो गया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, सीधा सा कर सकते हैं। समांतर हो गए, इसका मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, या दोनों मीडियम क्या है, सेम है। किसी माध्यम में वेग है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा, वेग कितना है, 1.5 इंटू 10⁸। The velocity of a light in a medium is 1.5 into 10⁸ m। कितना है, 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, अभी बताया, म्यू एम इज इक्वल्स टू सी बाय वी एम। सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁸, और ये कितना है, 1.5 इंटू 10⁸। आंसर क्या आएगा, 2। और ये मीडियम, इसका ध्यान रखना, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है,
इस मात्रकहीन राशि है। म्यू का कभी कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आंसर विल बी 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश की चाल कांच में है तो पानी में प्रकाश की चाल होगी। देखो, कांच का अपवर्तनांक 3/2, पानी का अपवर्तनांक 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज 2 × 10⁸, देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। सिंपल सी बात कर सकते हैं। देखो, सिंपल सा है ना, आप इसको ऐसे देखो, है ना, जब प्रकाश किरण ये है पहले माध्यम में μ1, ये कितना है? μ2। यहाँ स्पीड कितना है? v1। यहाँ स्पीड कितना है? v2। आपको पता है म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? c/v होता है, ये बताया अभी मैंने। तो μ1 क्या होगा? c/v1। और μ2 क्या होगा? c/v2। डिवाइड कर दो दोनों को। क्या कर दो? डिवाइड कर दो दोनों को। क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। तो क्या हो जाएगा? μ1/μ2 बराबर क्या हो जाएगा? c/v1/c/v2। क्या हो जाएगा? c से c कैंसिल, तो क्या आएगा? μ1/μ2 बराबर क्या आएगा? v2 क्या आएगा? v1। क्या आएगा? v2/v1। μ1 पहला ले लेता हूं 3/2। पहला मैंने क्या ले लिया? 3/2। और दूसरा क्या ले लिया? 4/3। पहले में ये पहला किसका है? ग्लास का। ग्लास में स्पीड ये, तो नीचे आ जाएगा 2 × 10⁸ और ये हमको पता नहीं है। करो मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 3/2 इंटू, रिवर्स हो जाएगा 3/4। ये होगा ना, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, बराबर v2 कितना आएगा? 2 × 10⁸। इसको और छोटा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और छोटा करें तो क्या हो जाएगा? यहां से करेंगे क्या होगा? 9/8 बराबर v2/2 × 10⁸। यहां से क्या आएगा? v2 बराबर गुणा में जाएगा, 9 दूनी क्या होगा? 18 × 10⁸/8। 2 से कटेगा, क्या होगा? किससे कटेगा? या सीधा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना रह गया? 2 20, वापिस 8 दूनी 16, कितना रह गया? 4 40। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमारा आंसर है बी 2.25। काफी सारे एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यहाँ आंसर आ जाएगा ये, और ये इसका सॉल्यूशन। क्योंकि हमें पता है ये सीधा, क्योंकि जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो वेलोसिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। हमेशा ध्यान रखना, म्यू हमेशा वेलोसिटी के इनवर्स होता है। म्यू ज्यादा होगा, वेलोसिटी क्या होगी? कम, और म्यू कम होगा, वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। मतलब डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर या सघन। इस मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है? कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा। और रेयरर मीडियम है। रेयरर का मतलब क्या है? विरल है। विरल मीडियम में क्या होता है? वेलोसिटी होती है ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम। और ध्यान रखना, म्यू सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड का। कितना होता है? 2.42। म्यू डायमंड सबसे ज्यादा कितना होता है? 2.42। क्लियर है ये बातें? आगे बात करें दोस्तों। 25, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट। ये आपको पता है, पहले देख लो। VIBGYOR, यहां से इधर जाने पर लैम्डा क्या होता है? इंक्रीज होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज। ये 3800 है, लगभग 4000 भी लिखते हैं, और ये 6800 लगभग 7000 भी लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, या लाल रंग प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से अधिक होता है। ये तो सही बात है। लाल की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, किससे? ग्रीन से। लैम्डा रेड
is greater than lambda green. The wavelength of blue light is smaller than wavelength of orange light. ब्लू की वेवलेंथ ऑरेंज से छोटी होती है. ब्लू और ऑरेंज, बिल्कुल ब्लू की ऑरेंज से क्या होती है, छोटी होती है. इसका मतलब नीले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नारंगी से कम होता है. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. ठीक है, क्या लिखा है कि नीला लैम्डा ब्लू है ना, वो ऑरेंज से क्या होता है, कम होता है, ऑरेंज का ज्यादा होता है. ऑरेंज का क्या होता है, ज्यादा. ऑरेंज मतलब नीला. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट. फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज्यादा. ना ना, ब्लू से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी कम होती है. तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है. आप देख लो, यहां से इधर जाओगे तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो ब्लू की है वो ग्रीन से ज्यादा होती है. ठीक है ना, ग्रीन की हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो ब्लू की होती है वो ग्रीन से क्या होती है, ज्यादा होती है. ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होगी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन ब्लू लाइट. सही है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी है ना ब्लू से क्या होगी, ज्यादा होगी. ये वाला स्टेटमेंट तो सही है. क्या स्टेटमेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन ब्लू. बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले से क्या होती है, ज्यादा होती है. बैंगनी प्रकाश, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है. ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत. तो फॉल्स क्या हो गया, ये सिंपल, आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए, ये दिमाग में सेट कर देना. ये हमारा विजिबल लाइट है. कौन सी लाइट है, ये जो होता है ना, ये पूरा कंप्लीट जो है ना, ये कैसी लाइट है, इसको विजिबल लाइट या इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश. क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश. इसी को कहते हैं व्हाइट लाइट. क्या कहते हैं इसको, जिसको देख सकते हैं, श्वेत प्रकाश. और इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं. कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं. ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए. आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. समझ गए बात, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक गोताखोर पानी की सतह से 12 मीटर नीचे है, एक चिड़िया पानी की सतह से 18 मीटर ऊंचे. गोताखोर की आंखों के ठीक ऊपर है. गोताखोर को चिड़िया पानी की सतह से कितनी दूर दिखाई देगी, पानी की सतह से कितनी दूर दिखाई देगी. पानी का अपवर्तनांक 4/3 है. अंडर वाटर स्विमर इज एट डेप्थ ऑफ 12 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और बर्ड इज द हाइट ऑफ 18 मीटर फ्रॉम द surface of water directly above his eyes. From the swimmer the bird appears to be at distance from the surface of water equal to. मतलब क्या बोल रहा है कि पानी की सतह से कितनी दूर दिखाई देगी. इसका डायग्राम बना लेते हैं. क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. हमारे पास ये पानी है. क्या है ये, पानी. ये हमारे पास क्या है, पानी है. और यहां पर हमारे पास क्या है, स्विमर. स्विमर का मतलब गोताखोर. और ये कितनी गहराई पर है, स्विमर जो है ना पानी की सतह से 12 मीटर नीचे. कितना नीचे है, ये डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ है 12 मीटर. कितनी है ये डेप्थ, 12 मीटर. ये डेप्थ कितनी है, 12 मीटर. और यहां कहीं क्या है, बर्ड है, जस्ट इसके ऊपर. यहां कहीं क्या है, बर्ड है, पक्षी है. और इसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर ऊपर है. कितना है, 18. ये जो हाइट है वो कितनी है, 18 मीटर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर 1 और वाटर 4/3. अब पूछा क्या है कि गोताखोर को चिड़िया पानी की सतह से कितनी दूर दिखाई देगी. कि द फ्रॉम द स्विमर द बर्ड अपीयर्स टू, मतलब देखने वाला कौन है, स्विमर, और दिखने वाली कौन है, चिड़िया.
मैंने अभी बताया म्यू ऑब्जेक्ट, जस्ट अभी बताया, क्या फॉर्मूला बताया, म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड बाय म्यू ऑब्जर्वर। देखो अभी जस्ट ना फॉर्मूला बताया मैंने आपको, किधर गया किधर गया, ये रहा, ये रहा, म्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर रियल और अपेरेंट, तो क्या हो जाएगा, रियल और अपेरेंट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये इधर, रियल डेप्थ या रियल हाइट, यहां हाइट है, रियल मतलब वास्तविक, और आभासी एपेरेंट हाइट, या इसको कहेंगे आभासी ऊंचाई। यहां ऊंचाई की बात हो रही है क्योंकि गोताखोर नीचे है, तो कितना हो जाएगा, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है इधर ये एयर में, तो ये हो गया 1, और ऑब्जर्वर 4/3, और रियल में कितना है 18 है, और एपेरेंट हमको पता नहीं है, इसको मैंने मान लिया एच डैश, तो एच डैश बराबर क्या होगा 18 इंटू 4/3, क्या आ जाएगा 24 मीटर। ऑप्शन में देखो कहीं 24 है, दिस इज 24। गोताखोर को चिड़िया पानी की सतह से कितनी दूर दिखाई देगी, 24, मतलब ये है ना, समझना यही तो हुआ, ये 24 है, ज्यादा दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि जो देखने वाला है वो डेंसर में है, और जो दिख रही चीज है वो रेयर है। मैंने अभी बताया अगर देखने वाला सघन माध्यम है, डेंसर माध्यम है, चीज दूर हो जाएगी, तारे दूर हो जाते हैं, और अगर देखने वाला विरल माध्यम है, वस्तु सघन माध्यम है, तो उसकी दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही मैंने सेम कंसेप्ट आपको बताया, आंसर क्या आएगा 24 मीटर। ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, आराम से इसको पूरा देख लें, दिस इज, और बाकी नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक शायद लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर क्या है 24। हाँ, प्रकाश को 4 मिलीमीटर मोटे एवं म्यू बराबर 3 अपवर्तनांक वाले कांच से गुजरने में कितना समय लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस अ ग्लास थिकनेस ऑफ 4 मिलीमीटर। मतलब एक ग्लास है 4 मिलीमीटर जितना, अब इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम, टाइम के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपको पता है, अभी मैंने बताया, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, म्यू बराबर क्या होता है c/vm, तो vm बराबर क्या होगा c/ क्या होगा म्यू एम। c कितना है 3 इंटू 10⁸, और म्यू एम कितना है, म्यू एम कितना आ गया, म्यू कितना है 3 है, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा 10⁸। अब मुझे निकालना है टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10⁻³ स्पीड है 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻11 सेकेंड। ऑप्शन देखो 4 इंटू 10⁻11 सेकेंड। सिंपल सा सवाल था, सिंपल है, उसके लिए पहले मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी, और स्पीड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 4 मिलीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻³ बटा क्या है 10⁸, बराबर क्या आ गया 4 इंटू 10⁻, क्या आ गया -11। तो दिस इज द, ठीक है ना। तो ये हमारा वीडियो था रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स के ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो, उसमें हम लोग लेंस की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसकी चर्चा करेंगे, लेंस की चर्चा करेंगे, प्रिज्म की चर्चा करेंगे, और TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आएगा जहां पर और आगे चर्चा करेंगे। तो 4-5 वीडियो आपके रे ऑप्टिक्स के आएंगे जहां पे काफ़ी सारे सवालों की प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। ये आप करोगे तो बाकी काम मैं अपने आप कर दूंगा, बाकी सारा काम मेरा है। पढ़ तो आप रहे हो, अब मुझे पता है आप लोग अच्छा करोगे, और काफ़ी लोगों का नीट का एग्ज़ाम है, वो उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे, आप कंटिन्यूसली अपनी तैयारी पे फोकस करें। 11th 12th वालों के लिए ये तो रामबाण है,
11 12th वालों के लिए ये वीडियो रामबाण की तरह काम करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।